नमस्कार साथियों, मैं श्यामा मिश्रा और मैं अपने चैनल स्टडी टॉपर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम लोग मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मनोवृत्ति या अभिवृत्ति पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मनोवृत्ति होती क्या है या अभिवृत्ति होती क्या है, जिसको हम लोग एटीट्यूड कहते हैं। तो मनोवृत्ति होती है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारा जो नज़रिया है या किसी वस्तु या व्यक्ति को हम किस प्रकार से देखते हैं, सकारात्मक रूप से देखते हैं यानी उसकी अच्छाइयाँ देखते हैं, या नकारात्मक रूप से देखते हैं या उसके अंदर की बुराइयों को देखते हैं। तो किसी व्यक्ति या वस्तु को देखने का जो नज़रिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं या मनोवृत्ति कहते हैं। मनोवृत्ति कहें, अभिवृत्ति कहें, नज़रिया कहें, दृष्टिकोण कहें, सारा सब कुछ एक ही है। इंग्लिश में इसे एटीट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि एटीट्यूड जो होता है या अभिवृत्ति जो होती है वो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण क्यों होती है, हमारे जीवन में अभिवृत्ति का क्या रोल है। तो हम जो भी अपने जीवन में अचीवमेंट हासिल करते हैं, जो भी उपलब्धियां हासिल करते हैं, हम जो भी अपने संपूर्ण जीवन में अर्जित करते हैं, उसमें 80% श्रेय हमारी अभिवृत्ति का जाता है, हमारे दृष्टिकोण का जाता है। कि जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा चीज़ों को देखने का, लोगों को समझने का, हमारी सफलता उसी हद तक होगी। यानी अगर हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है, हम व्यक्तियों को, वस्तुओं को, विचारों को, समस्याओं को सकारात्मक रूप से लेते हैं तो हमारे सफल होने के चांस ज़्यादा हैं, अचीवमेंट के चांस ज़्यादा हैं। अगर हम नकारात्मक हैं कि अरे हमसे तो होगा ही नहीं, हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं है, हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे, हमारे पास ये समस्या है, तो समझ लीजिए आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा सकारात्मक रहें तो अचीवमेंट जल्दी मिलती है और आप उससे संतुष्ट भी होंगे। तो अचीवमेंट क्या, अभिवृत्ति क्या है या मनोवृत्ति क्या है या दृष्टिकोण क्या है, चीज़ों के विषय में अपनी पसंद या नापसंद को व्यक्त करना ही क्या है, अभिवृत्ति है, मनोवृत्ति है, या दृष्टिकोण कहें या नज़रिया कहें। ठीक है, कि हम उसको किस रूप से देखते हैं। तो हमारे संपूर्ण अचीवमेंट में, हमारी सक्सेस में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो किसका है, हमारी मनोवृत्ति का है, हमारे दृष्टिकोण का है। कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। सकारात्मक है तो हम हमेशा ऊर्जावान रहते हैं, हमेशा सक्सेस की ओर जाते हैं, और अगर नकारात्मक है तो हम निराशावादी होते हैं और सक्सेस से काफ़ी दूर रहते हैं। लोगों को सक्सेस होते देखकर हमारे अंदर हीन भावना जनरेट होती है, और जबकि अगर हम सकारात्मक हैं तो हमें किसी को देखकर हमारे अंदर कोई भी हीन भावना जनरेट नहीं होती, बल्कि और खुशी का भाव जनरेट होता है कि चलो वो भी तरक्की कर रहा है, मैं भी कर लूँगा, है ना। तो स्वयं करने की चाहत, है ना, आपको ऊर्जावान बनाती है, क्योंकि ये आपका क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण है। तो मनोविज्ञान में ये जो एक टॉपिक है, ये जो एक वर्ड है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति कहें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मनुष्य की सफलता में 80% योगदान हमारे दृष्टिकोण का है। अगर हम सकारात्मक हैं तो ही सक्सेस हो पाते हैं, अगर नकारात्मक हैं तो हम कभी सक्सेस नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं टॉपिक कैसा है, क्या क्या इसके अंतर्गत आएगा, कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है एटीट्यूड, इसको अभिवृत्ति कहते हैं, मनोवृत्ति कहते हैं, दृष्टिकोण भी कहते हैं। दृष्टिकोण मतलब किसी चीज़ को देखने का तरीका, और नज़रिया भी कहते हैं। अब देखिए कि जो एटीट्यूड शब्द है, ये शब्द आया कहाँ से, तो ये शब्द आया है, एटीट्यूड शब्द आया कहाँ से, तो ये शब्द आया है लैटिन भाषा से। कहाँ से आया है, लैटिन भाषा से आया है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से आया, तो एप्टस शब्द से आया। किससे आया, एप्टस शब्द से आया है। यही प्रश्न पूछ लेते हैं कि एटीट्यूड शब्द किस शब्द, लैटिन भाषा के किस शब्द से बना, या तो ऐसे पूछ लेंगे कि एटीट्यूड शब्द किस भाषा का है, तो लैटिन भाषा से आया है। ठीक है, और किस शब्द से बना है, एप्टस जैसे दिया, इससे 3 शब्द और दे देंगे और पूछ लेंगे कि एटीट्यूड शब्द किस शब्द से बना है। तो किससे बना है, एप्टस से बना। एप्टस का मतलब क्या होता है, तो एप्टस का मतलब होता है सुविधा। इसका अर्थ होता है सुविधा या योग्यता। क्या होता है, सुविधा या योग्यता। ठीक है, अब देखते हैं कि एटीट्यूड आखिर है क्या। तो एटीट्यूड क्या है कि किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपनी पसंद नापसंद व्यक्त करना। जैसे हमारे सामने कलर, कोई कलर लेकर के आया,
किसी रंग का कोई कपड़ा लेकर आया या कोई वस्तु, हमसे पूछा गया कि आप ये कैसी लग रही है, तो उस पर हम या तो कहते हैं हाँ अच्छी लग रही है, या तो मुझे नहीं पसंद है। तो किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर अपनी पसंद या नापसंद व्यक्त करना ही अभिवृत्ति है। ठीक है। अच्छा, ये कैसी होती है? तो अर्जित होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से अभिवृत्ति लेकर पैदा नहीं होता है। वंशानुक्रम का अभिवृत्ति में कोई रोल नहीं है। ये कैसी है? तो ये अर्जित है। हम कहाँ अर्जित करते हैं? वातावरण में रहकर अर्जित करते हैं। कैसे अर्जित करते हैं? तो ये हमेशा अनुभव के आधार पर अर्जित होती है। हम उन लोगों से हमारे या बालकों के दृष्टिकोण का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? हमेशा अनुभवी लोगों का अनुकरण करके, कि वो चीज़ों को कैसे देखते हैं उन्हीं को हम अपने जीवन में उतारते हैं। ठीक है। तो ये हमेशा अनुभव के द्वारा अर्जित होती है। और कहाँ अर्जित होती है? तो वातावरण में रहकर अर्जित होती है। तो कैसी है? ये अर्जित योग्यता है। क्या है? योग्यता है। ठीक है। अब देखो, दो डेफिनेशन देख लेते हैं। हमने पहले ही बताया कि डेफिनेशन आप कहें कि हमें याद नहीं होती तो उसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। डेफिनेशन सिर्फ टॉपिक को क्लियर करती हैं, फिर ये आपकी क्षमता पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मनोवृत्ति के बाद मैं दूसरा टॉपिक क्षमता ही पढ़ाऊंगी। अभी क्षमता कहें या अभियोग्यता कहें कि ये क्या होता है। ठीक है। तो ये आपकी क्षमता पर डिपेंड करेगा कि आप इनको याद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बस क्या है कि जो परिभाषाएं होती हैं वो टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करने में सक्षम होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डिनोट कर रखा है। देखिए, थर्स्टन महोदय ने क्या कहा है कि व्यक्ति वस्तु पदार्थ से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव, ठीक है, अभिवृत्ति है। हम किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर या किसी पदार्थ पर अपना जो सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं वही क्या है? अभिवृत्ति है। ठीक है। ये किसकी परिभाषा है? थर्स्टन की है। एक और है आपके मनोवैज्ञानिक फ्रीमैन ने क्या कहा है कि व्यक्ति या वस्तु के प्रति, कोई व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति स्वाभाविक तत्परता, यानी हम उसकी ओर खिंचे चले जाएं, वही क्या है? अभिवृत्ति है। तो हम दोनों कंडीशन में खिंचते हैं, दोनों कंडीशन में दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। या तो हम उससे बहुत नफरत करते हों, या तो हम उसके प्रति ज़्यादा प्रेम करते हों, या तो वो मुझे बहुत पसंद हो या मुझे वो बिल्कुल पसंद ना हो। दोनों ही कंडीशन में हम आकर्षित होते हैं। जैसे आपके सामने कोई बहुत अच्छी ड्रेस पहन के चला जाए तो भी आपका ध्यान आकर्षित होगा, और कोई अगर बिल्कुल गंदे फटे कपड़े पहने हैं तो भी आपका ध्यान आकर्षित करेगा। कोई बहुत अच्छा है तो भी आपका ध्यान आकर्षित करेगा सकारात्मक दृष्टिकोण के तहत, और कोई अगर बहुत बुरा विकृत बना हुआ है तो भी वो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि आपके नकारात्मक दृष्टिकोण के तहत। ठीक है। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति स्वाभाविक तत्परता, हम अपने आप को रोक ना पाएँ और मेरा ध्यान उधर चला जाए, तो वही क्या होती है? अभिवृत्ति होती है, हमारा दृष्टिकोण होता है। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। उसके बाद अगला जो बिंदु है वो है अभिवृत्ति के प्रकार। अभिवृत्ति कितने प्रकार की होती है? तो अभिवृत्ति के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, मुख्य दो प्रकार होते हैं। ठीक है। ये तीसरा बाद में जोड़ दिया गया है, शून्य अभिवृत्ति। शून्य का मतलब होता है ना तो सकारात्मक और ना ही नकारात्मक, निष्क्रिय टाइप के, ना सकारात्मक दृष्टिकोण है ना नकारात्मक। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है। मुख्य दो प्रकार हैं, एक कौन है? सकारात्मक है और दूसरा नकारात्मक है। सकारात्मक अभिवृत्ति और नकारात्मक अभिवृत्ति। ठीक है। सकारात्मक अभिवृत्ति जिनके अंदर होती है, जिनका सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, वो कैसे होते हैं? उनके अंदर विश्वास होता है कि हाँ, उनके पास कोई भी समस्या आई तो उस समस्या से वो निपट लेंगे, उस समस्या का वो समाधान कर लेंगे। उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है हर कार्य को करने का, उनके अंदर विश्वास होता है। वो हमेशा आनंद में रहते हैं, हमेशा खुशी में रहते हैं। ये नहीं कि कोई समस्या आ गई तो अपने दुख का रोना रोने लगे, हमेशा प्रसन्न रहते हैं कि अरे आया तो कर लेंगे। ठीक है। तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोग जो होते हैं वो समाज में जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, समाज में जल्दी समायोजन कर लेते हैं। कौन? सकारात्मक दृष्टिकोण के लोग जल्दी समाज में समायोजन कर लेते हैं। कर्तव्य और उत्तरदायित्व में आगे कहीं भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दी जाती है तो तुरंत उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको पूरा करते हैं।
अपने कर्तव्यों को जानते हैं कि हमारा घर के प्रति, परिवार के प्रति, विद्यालय के प्रति, हमारा खुद के कैरियर के प्रति क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हमारे कर्तव्य हैं, और उन कर्तव्यों का वहन करते हैं और जो भी उत्तरदायित्व उन्हें सौंपे जाते हैं उनका भी वहन करते हैं। ठीक है, तो कर्तव्य और उत्तरदायित्व निभाने में आगे रहते हैं। हमेशा निरंतरता होती है, हमेशा निरंतरता होती है, यानी कंटिन्यूटी होती है। कोई भी कार्य अगर पकड़ेंगे तो उसको जब तक पूरा नहीं कर लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठते हैं, तो कंटिन्यूटी बहुत होती है। प्रेम का भाव होता है, किसी से कोई द्वेष नहीं होता है, क्योंकि वो स्वयं सब कुछ करने में सक्षम होते हैं, स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करने में सक्षम होते हैं, इसलिए द्वेष का भाव नहीं होता है। कैसा भाव होता है? प्रेम का भाव होता है। आगे बढ़ने का भाव होता है, सदैव जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए करते हैं, सदैव जीवन में कुछ नया करने का सोचते हैं। ठीक है, हम हमेशा प्रगति का सोचते हैं। समाधान खोजते हैं, कोई भी समस्या आती है तो उसका क्या करते हैं? समाधान खोजते हैं कि मैं कर लूँगा, इस समस्या को सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि समस्याएं तो हर रोज़ आती हैं, हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, और जब तक जीवन है तब तक समस्याएं हैं। ठीक है, तो क्या ये लोग क्या करते हैं? जिनका सकारात्मक दृष्टिकोण होता है वो समस्या का समाधान खोजते हैं, समस्या का रोना नहीं रोते। अब देखो नकारात्मक को, जिनका नकारात्मक दृष्टिकोण होता है उनको देख लेते हैं। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले को देखिए कि इनके अंदर अविश्वास होता है, कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं होती है, इन्हें खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है। अगर कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मुझसे होगा नहीं, मैं फिर अब की बार रह जाऊंगा, मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास कोचिंग नहीं है, मेरे पास कोचिंग के पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, दुनिया को बवाल बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनके अंदर अविश्वास होता है, खुद के ऊपर इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस नहीं है, जीवन में कुछ हर चीज़ को देखने का जो नज़रिया है वो नकारात्मक है, तो हमेशा ऐसे लोग सफल नहीं होते। जब सफल नहीं होते हैं तो हमेशा कैसे रहते हैं? दुखी रहते हैं। उसके बाद कर्तव्य और उत्तरदायित्व में पीछे, कहीं हमें कोई जिम्मेदारी ना दे दी जाए, इसलिए हमेशा मुंह चुराते रहते हैं। ठीक है, कर्तव्य और उत्तरदायित्व में हमेशा पीछे रहते हैं। निरंतरता बिल्कुल नहीं होती है, किसी दूसरे को देख अगर प्रेरित भी हुए कि चलो वो पढ़ रहा लो मैं भी पढ़ूँ, तो 2-4 दिन पढ़ने के बाद छोड़ देंगे, 2-4 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देंगे, निरंतरता नहीं होती है। समस्या, हमेशा समस्या बताते हैं, हमेशा समस्या की बातें करते हैं। सकारात्मक क्या करते हैं? समाधान की बातें करते हैं। नकारात्मक समस्या की बातें करते हैं, मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास पेंसिल नहीं है, मेरे पास कोचिंग के पैसे नहीं है, मेरे पास कोचिंग के लिए फ़ीस नहीं है। ठीक है, मैं कैसे पढ़ूँ, घर में काम बहुत है, खेत में काम बहुत है, दुनिया का बवाल बताएंगे। ठीक है, हमेशा समस्याएं गिनाते हैं। नफ़रत का भाव रहता है, क्योंकि खुद तो अचीव कर नहीं पाते हैं, जब दूसरा अचीव करता है तो उसमें कमियां निकालते हैं कि अरे ऐसे कर लिया होगा, अरे सोर्स लगा लिया होगा, अरे घूस दे दिया होगा, है ना। तो हमेशा दूसरों से नफरत का भाव रहता है। भय रहता है, हमेशा डरे डरे रहते हैं, पता नहीं परीक्षा में क्या होगा, परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे, बस डरते पहले रहेंगे कि पता नहीं परीक्षा में क्या होगा। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो परीक्षा का परिणाम क्या होगा आप स्वयं जानते हैं। एक छात्र जितना अपना मूल्यांकन कर सकता है उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस, ये कॉन्फिडेंस में रहते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण वाले, ये इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ये हमेशा आनंदमय रहते हैं, खुशी रहते हैं, ये हमेशा दुखी मुंह बनाए रहते हैं। ये समाज में जल्दी समायोजन कर लेते हैं, इनको समाज में एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, चूँकि इन्हें हर चीज़ में कमियां निकालना होता है। ये कर्तव्य और उत्तरदायित्वों में आगे रहते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे और काम सौंपा जाए ताकि मैं और जल्दी से उसको पूरा करूँ, है ना। और ये हमेशा पीछे रहते हैं। इनमें क्या, सकारात्मक दृष्टिकोण वालों में निरंतरता होती है। ठीक है, किसी कार्य को कंटिन्यू करते हैं जब तक उसको समाप्त नहीं कर लेंगे, और इनके अंदर निरंतरता नहीं होती है। ये हमेशा समाधान की बातें करते हैं जो सकारात्मक होते हैं, और जो नकारात्मक होते हैं वो हमेशा समस्या की बातें करते हैं। ठीक है, ये सदैव जीवन में आगे बढ़ने का भाव होता है, और ये स्थिर रहते हैं। कैसे रहते हैं? स्थिर रहते हैं। स्थिरता, क्योंकि ये उतनी ही इनकी दुनिया है, उसी में बाल में खाल निकालना इनका काम है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ सकारात्मक दृष्टिकोण का और नकारात्मक दृष्टिकोण का। मैंने इसीलिए कहा था कि आपका दृष्टिकोण आपकी सफलता निश्चित करता है। आप जितने पॉजिटिव होंगे जीवन में, जितना रिस्क लेने की क्षमता होगी आपके अंदर, उतना ही आप आगे तक जाएंगे। सुनित अभिवृत्ति क्या होती है? जिसमें न सकारात्मक हो और न नकारात्मक हो। ये मुख्य प्रकार हैं। अब गौड़ प्रकार देख लेते हैं। देखिए,
अभिवृत्ति के मुख्य प्रकार दो हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। और अभिवृत्ति के गौण प्रकार भी दो हैं, एक है सामान्य दृष्टिकोण और दूसरा है विशिष्ट दृष्टिकोण, या हम कहें सामान्य अभिवृत्ति और विशिष्ट अभिवृत्ति, ठीक है, अभिवृत्ति। अब देखिए सामान्य और विशिष्ट अभिवृत्ति क्या होती है। सामान्य अभिवृत्ति होती है कि सभी के लिए समान भाव, सभी के प्रति समान दृष्टिकोण, समान अभिवृत्ति होती है। और विशिष्ट अभिवृत्ति क्या होती है या विशिष्ट दृष्टिकोण क्या होता है, किसी एक के प्रति हमारा जो नज़रिया हो वो विशिष्ट अभिवृत्ति के अंतर्गत आता है। जैसे पूछा जाए कि आपको रंग कैसे, आपके कौन कौन से रंग अच्छे लगते हैं, तो क्या मुझे सारे रंग पसंद हैं या मुझे सारे रंग नहीं पसंद है। इसमें पसंद और नापसंद दोनों चीज़ें होती हैं, पसंद भी होता है और नापसंद भी होता है। या तो हमें सभी वस्तुएं पसंद होंगी और या हमें सभी वस्तुएं नापसंद भी हो सकती हैं। इसी तरीके से बहुत सारी वस्तुओं में कोई एक वस्तु हमें ज़्यादा पसंद भी हो सकती है और बहुत सारी वस्तुओं में हमें कोई एक वस्तु ज़्यादा पसंद नहीं भी हो सकती, यानी नापसंद भी हो सकती है। बहुत सारी वस्तुओं में कोई वस्तु पसंद भी आ जाए और बहुत सारी वस्तुओं में कोई वस्तु पसंद ना भी आए, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए कि आपको कौन सा रंग सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मान लो मुझे रेड कलर पसंद है, या तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा कलर नहीं पसंद है, तो मुझे ब्लैक बिल्कुल नहीं पसंद है। इस टाइप की क्या होती है कि पसंद नापसंद दोनों होती हैं, लेकिन बहुत सारे रंगों में एक रंग छांटना विशिष्ट दृष्टिकोण होता है, ठीक है। और सभी रंगों को समान दृष्टि से देखना कि मुझे तो सब पसंद है या मुझे तो कोई भी नहीं पसंद है, तो ये क्या होता है, सामान्य दृष्टिकोण। समझ में आ गया होगा। सामान्य यानी सभी के प्रति एक सा भाव, और विशिष्ट यानी कई सारी वस्तुओं में किसी एक वस्तु के प्रति अपने भाव प्रकट करना, पसंद या नापसंद, सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी प्रकार का भाव प्रकट करना विशिष्ट दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभिवृत्ति के घटक। अभिवृत्ति में 3 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि ABC अभिवृत्ति के 3 घटक कौन कौन से हैं या ABC घटक कौन से हैं। तो अभिवृत्ति के 3 घटक हैं, पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। जब भी हम किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, ज्ञान करते हैं। ज्ञानात्मक पहलू के अंतर्गत उसको रखते हैं, सबसे पहले उसके विषय में जानते हैं। दूसरा जो कार्य होता है वो होता है भावात्मक। अब हम क्या है, उससे अटैच होते हैं, ठीक है, या अगर कोई वस्तु खरीद के लाए तो उस वस्तु को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दूसरा चरण होता है भावात्मक और तीसरा क्या होता है, क्रियात्मक। यानी पहले किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में जानना, उसके बाद उससे जुड़ाव महसूस करना। भावात्मक मतलब क्या होता है, उससे आप भावात्मक रूप से या संवेदना के आधार पर जुड़ जाएं, ठीक है, उसके आधार पर उससे जुड़ना। और तीसरा क्या होता है, क्रियात्मक, यानी अब उस वस्तु और व्यक्ति का अपने जीवन में यूज़ करना क्या होता है, क्रियात्मक, ठीक है। तो अभिवृत्ति के 3 घटक होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में पहले जानना, उसके बाद उससे थोड़ा सा मेल मिलाप करना, और तीसरा उसका यूज अपने दैनिक जीवन में करना, ये होता है क्रियात्मक। 3 घटक होते हैं इसके, ठीक है। आगे देख लीजिए, इनको हम लोग ABC घटक कहते हैं। क्या कहते हैं, ABC घटक कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अभिवृत्ति की विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं कहें या प्रकृति भी कहते हैं, प्रकृति। अभिवृत्ति की प्रकृति कैसी है या अभिवृत्ति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहली विशेषता है कि अभिवृत्ति सदैव अनुभव के आधार पर अर्जित होती है, ठीक है। अभिवृत्ति जो है सदैव अनुभवों के द्वारा अर्जित होती है। क्योंकि जो अभिवृत्ति है वो कैसी है, अर्जित योग्यता है। कहाँ अर्जित होती है, वातावरण में रहकर अर्जित होती है, ठीक है। और कैसे हमारे दृष्टिकोण का निर्माण होता है। एक बालक जो होता है सबसे पहले जन्म के समय वो तो अपना मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है, उसके अंदर दृष्टिकोण नहीं होता है, ठीक है। दृष्टिकोण वो कैसे अचीव करता है, अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने विद्यालय के वरिष्ठ लोगों को देखकर, अनुभवी लोगों को देखकर उसके अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप होता है, ठीक है। तो ये कैसी होती है, अनुभव के आधार पर अर्जित होती है। अगला है ये
जो अभिवृत्ति होती है वो कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। आज किसी व्यक्ति के प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण है, कल हो सकता है उसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाए, या आज किसी के प्रति हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण है, आज हम उसके अवगुणों को देख रहे हैं, कल हो सकता है हम उसके गुणों से प्रभावित हो जाएं और उसकी तारीफ़ या प्रशंसा करने लगे तो हमारा दृष्टिकोण उसके प्रति सकारात्मक हो जाए। तो अभिवृत्ति जो होती है वो परिवर्तनशील होती है, ठीक है, हमेशा बदलती रहती है। पक्ष विपक्ष दोनों दशा में होती है। अभिवृत्ति जो होती है वो पक्ष और विपक्ष दोनों, यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है, पसंद नापसंद दोनों प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें दो पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष, सकारात्मक और नकारात्मक, पसंद या नापसंद, ठीक है, दोनों दशा में होती है। किस पर आधारित होती है? तो अभिवृत्ति जो है वो कैसी है? भावात्मक होती है। कैसी होती है? भावात्मक होती है। इसमें हमारे भाव, हमारी संवेदना, हमारे संवेगों का मुख्य रूल होता है। भाई किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को हम जज करते हैं, हम उसके विषय में कोई निर्णय देते हैं तो कैसे देते हैं? भावों के आधार पर। अगर वो व्यक्ति हमें प्रभावित कर रहा है तब तो हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है। अगर उसके जो गुण हैं या उसका जो व्यवहार है हमें प्रभावित नहीं कर पा रहा है या हमें पसंद नहीं है तो हमारा उसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बन जाता है। होता कैसा है? भावात्मक होता है, हमारे भावों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभिवृत्ति पूरी भावात्मक होती है। तो ये क्या है? संवेग भाव पर, संवेग भाव और संवेदना पर आधारित होती है क्या? अभिवृत्ति। अच्छा, ये चीज़ हमने देख ली। उसके बाद अगला पॉइंट है, ये कहाँ से प्रभावित होती है? अभिवृत्ति को कौन प्रभावित करता है? तो वातावरण प्रभावित करता है। कौन करता है? वातावरण, क्योंकि अभिवृत्ति अर्जित भी कहाँ से होती है? वातावरण से अर्जित होती है। छठी इसकी विशेषता है कि इसमें ABC घटक होते हैं। ABC घटक क्या होते हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। किसी व्यक्ति को सबसे पहले देखना, उसके बाद उससे भावात्मक रूप से जुड़ना, ठीक है, भावों के आधार पर, संवेगों के आधार पर उससे जुड़ना, और उसके बाद उसको अपने दैनिक जीवन में यूज़ करना क्रियात्मक होता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला जो पॉइंट बनता है वो है अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अभिवृत्ति को या हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं? तो उनमें सबसे पहला तो है वातावरण, क्योंकि हम अभिवृत्ति का अर्जन भी वातावरण में रहकर करते हैं। दूसरा है हमारे विचार, ठीक है, हमारे जो विचार है वो भी हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं कि हम सकारात्मक सोचते हैं या नकारात्मक सोचते हैं। तो हमारे विचार, हमारा विश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, ये भी हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। हमारे मूल्य क्या होता है? समाज में लंबे समय से चले आ रहे कुछ सामाजिक या समाज मान्य नियम, यानी जिनको समाज मान्यता देता है, वो क्या होते हैं? मूल्य होते हैं, ठीक है। तो हमारे मूल्य भी जो हैं वो भी हमारी अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं। जैसे अगला है संस्कृति। हमारी जैसी संस्कृति होगी वैसी हमारी अभिवृत्ति होगी, वैसा हमारा दृष्टिकोण होगा। कि जैसे हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वो है शरणागत को शरण देना, ठीक है, दूसरों के साथ परोपकारी रखना, उनके साथ दया का भाव रखना, ईमानदार बनना, सत्यवादिता, ये सब क्या है? हमारी संस्कृति है। संस्कृति क्या होता है कि किसी भी जहाँ की, जिस देश की संस्कृति की बात कर रहे हैं, संस्कृति क्या होता है? तो हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे आचार विचार, हमारे मूल्य, हमारे सिद्धांत क्या होता है? संस्कृति होता है, ठीक है। हमारा पहनावा सब संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो संस्कृति भी हमारे अभिवृत्ति को प्रभावित करती है। उसके बाद ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है पूर्वाग्रह, यानी पूर्व अनुमान। क्या होता है? पूर्वाग्रह को हम क्या कहते हैं? पूर्व अनुमान। और एक है रूढ़ धारणा, यानी पुराने ख्याल, पुराने विचार, ठीक है। रूढ़ धारणा मतलब क्या होता है? पुराने विचार, पुराने विचार। ये दो परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। प्रभावित करने वाले कारक में ये दो भी दे देते हैं। पूर्व अनुमान, पूर्वाग्रह या पूर्वानुमान, रूढ़ धारणा को क्या कहते हैं? पुराने विचार कहते हैं। ये भी हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं, हमारी अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं। क्योंकि पूर्वाग्रह, पूर्वानुमान क्या होता है? किसी वस्तु को, मान लीजिए हम कोई वस्तु खरीदने के लिए गए या किसी व्यक्ति को हमने देखा और देखने के बाद ही हम उसके विषय में एक अंदाज़ा लगा लें कि अरे ये व्यक्ति तो बेकार होगा, अरे इसके अंदर कोई गुण नहीं होगा, अरे ये चीज़ ये बेकार है ना, इसके अंदर ये चलेगी नहीं,
तो ये क्या होता है, पूर्व अनुमान होता है। बिना उसको जांचे, बिना उसको परखे आप उसके विषय में भविष्यवाणी जो कर देते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व अनुमान कहते हैं या रूढ़ि धारणा कहते हैं, पुराने विचार, ठीक है। और जब हम उसके विषय में जान जाते हैं तब हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाता है। शुरुआत में क्या होता है, हम नकारात्मक होते हैं, बाद में सकारात्मक हो जाते हैं। तो ये क्या है, अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पूर्वाग्रह और रूढ़ि धारणा भी है। उसके बाद है विकास के समस्त पक्ष, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे शैक्षिक विकास हो, चाहे नैतिक विकास हो, चाहे चारित्रिक विकास हो, ये सारे पक्ष विकास के अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे एक कोई व्यक्ति है, वो फिजिकली रूप से हैंडीकैप्ड है या फिजिकली रूप से वो काफ़ी लंबे समय से लंबी बीमारी से ग्रसित है, तो उसका दृष्टिकोण कैसा बनेगा, नकारात्मक हो जाएगा ना, कि अरे अब मैं बचूंगा नहीं, अब मेरे जीवन को कोई मतलब नहीं है, अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, नकारात्मक हो जाता है, ठीक है। तो विकास के जितने भी पक्ष हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, चारित्रिक हो, सभी आपके अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा विद्यालय। यहाँ का वातावरण कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, वो भी हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। अगर ये लोग सकारात्मक होंगे तो हमारा दृष्टिकोण भी सकारात्मक बनेगा, अगर ये लोग नकारात्मक होंगे तो हमारा दृष्टिकोण भी नकारात्मक बनेगा। तो ये अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला बिंदु बनता है कि अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है। किसी भी बालक में दृष्टिकोण का निर्माण कैसे होता है, तो उसमें पहला जो रोल है या पहला जो पॉइंट है वो है साहचर्य के द्वारा। जब वो व्यक्तियों और वस्तुओं के मध्य साहचर्य स्थापित करता है, साहचर्य मतलब क्या होता है, संबंध, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये क्या है, वस्तु है। अब जब हम इसको यूज़ करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि ये कैसा चलता है, पकड़ने में कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, कठोर है, कोमल है, कैसा है, लचीला है, किस तरीके का है। तो हमारा और इस मार्कर के बीच क्या हुआ, संबंध स्थापित हुआ, सहचर्य स्थापित हुआ। इसी तरीके से वस्तुओं के प्रति और व्यक्तियों के प्रति जब हम सहचर्य स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, उनको देखते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे अंदर अभिवृत्ति का निर्माण होता है। दूसरा है पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड के द्वारा भी अभिवृत्ति का निर्माण किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है, उसने कक्षा में वो अच्छी उपलब्धि लेकर आया, मैथ में या साइंस में या किसी में, या वो पास हुआ। अब हमने उसको अगर पुरस्कृत किया तो क्या है, वो उसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण होगा, यानी वो आगे और ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करेगा। इसी तरीके से दंड है, अगर वो कोई अनुचित कार्य करता है, उसके अंदर कोई गलत आदत का निर्माण हो गया है, तो क्या है कि दंड के द्वारा उसकी उस आदत को हम हटा सकते हैं या उसके नकारात्मक दृष्टिकोण को सकारात्मक दृष्टिकोण में बदल सकते हैं। तो अभिवृत्ति के निर्माण में दंड और पुरस्कार का भी अपना अहम रोल है। अगला पॉइंट है प्रतिरूपण। प्रतिरूपण मतलब क्या होता है कि अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी योग्यता को दूसरों के ऊपर थोपना, यानी दूसरों को प्रदान करना, देना, ठीक है। क्या होता है, प्रतिरूपण होता है। कि प्रतिरूपण में क्या होता है कि हमारे अंदर या हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारे जो मूल है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो रहन सहन है, ठीक है, हमारे जो नैतिक मूल हैं, वो हम आगे दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते हैं। तभी कहा जाता है कि अभिवृत्ति जो होती है वो अनुभवों से अर्जित होती है। अभिवृत्ति क्या है, अनुभवों से अर्जित होती है। यहाँ क्या होता है, अनुभवों का प्रतिरूपण होता है कि एक व्यक्ति जो अनुभवी है, जिसे जीवन का नज़रिया पता है, वो अपने से छोटों में अपने अनुभवों को शेयर करता है, तो उसके और बताता है कि हाँ जीवन में अचीवमेंट कैसे। तभी आपने देखा होगा IAS और PCS में जो सक्सेस हो जाते हैं उनके इंटरव्यू प्रकाशित होते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप कैसे सक्सेस हुए, आपने कितने घंटे पढ़ाई की, आपने कौन सी बुक से पढ़ी, आप कहाँ से प्रेरित हुए, ठीक है। तो वो पूरा अपना जीवनी बताते हैं, कैसे उन्होंने स्टेबलाइज किया अपने आप को। उससे क्या है, हम प्रेरित होते हैं, हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण जनरेट होता है। जब हम लोग ऐसे इंटरव्यू देखते हैं कि एक रिक्शा चालक की बेटी ने, एक रिक्शा चालक के बेटे ने IAS क्वालिफाई किया, IPS क्वालिफाई किया, तो हमारे अंदर भी एक प्रेरणा जागृत होती है, हम भी तत्पर होते हैं कि यार वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे अंदर भी सकारात्मक दृष्टिकोण जनरेट होता है, ठीक है। तो प्रतिरूपण
कहें या अनुकरण कहें। अनुकरण जो होता है उसमें भी हम दूसरों के अनुभवों का अनुकरण करते हैं, दूसरे के व्यवहार का अनुकरण करते हैं, जिससे हमारे अंदर अभिव्यक्ति का निर्माण होता है। अगला है समूह। हम जितना ज़्यादा भीड़ भाड़ में रहेंगे, जितना ज़्यादा लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, जितने ज़्यादा हम सामाजिक होंगे, समाज में इंटरफेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर स्वस्थ अभिव्यक्ति का निर्माण होगा, यानी उतने ही ज़्यादा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाएंगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अगर किसी भी विषय पर चर्चा हो रही है, जैसे चाहे वो शैक्षिक विषय पर चर्चा हो रही हो, चाहे वो राजनीति पर चर्चा हो रही हो, चाहे वो किसी धार्मिक विषय पर चर्चा हो रही हो, वहाँ वो अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, यानी अपना ना तो सकारात्मक बोलेंगे और ना नकारात्मक बोलेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, यानी जैसे नहीं शून्य हो, इसी को शून्य अभिव्यक्ति बोलते हैं, जहाँ आपका कोई नज़रिया ही नहीं पता चलता कि आप सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। ऐसे लोग क्या होते हैं, या तो उनके अंदर ज्ञान का अभाव होता है, वो जीवन डर उनके अंदर घुसा होता है कि पता नहीं मैं बोलूँ कहीं गलत ना हो जाए, मैं बोलूँ कहीं लोग दूसरा हाथ ना ले लें, ठीक है। एक तरीके से थोड़ा सा नकारात्मक भी होते हैं ऐसे लोग। तो मेन है जितना ज़्यादा हम समूह में रहेंगे, जितने ज़्यादा हम लोगों के बीच रहेंगे, अनुभवी लोगों के बीच रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण होगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है जितने भी आपके, चाहे आपके रूसो हुए हों, प्रगतिवादी रूसो, उन्होंने बच्चे को स्वतंत्र छोड़ने के लिए बोला था, क्योंकि इसके पहले जब हम लोग दर्शन में जाते हैं, आदर्शवाद पढ़ते हैं, उसके बाद प्रगतिवाद को पढ़ते हैं, तो क्या कहते हैं, आदर्शवाद में बच्चा पूर्ण नियंत्रण में रखा जाता था। तो जो इनका रूसो का प्रगतिवाद आया, उन्होंने कहा बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, जो उसके अंदर सारी मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं, केवल वातावरण में रहकर उनका विकास होना है ना। अब आज क्या है कि बच्चे क्या, पहले पेरेंट्स भी हैं, बच्चों को बाहर खेलने नहीं देते हैं, दोस्तों के साथ खेलने नहीं देते हैं, बाहर भीड़ भाड़ में जाने, अरे कहीं बच्चे का एक्सीडेंट ना हो जाए, अरे बच्चा कहीं गिर ना जाए, बच्चे को कहीं चोट ना लग जाए, कहीं वो गंदा ना हो जाए, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं, घर के अंदर धान के रहते हैं, खिलौने देते हैं खेलने के लिए, जबकि बच्चा जो होता है वो कैसा होता है, जिज्ञासु होता है। कैसा होता है, उसके अंदर खोजी प्रवृत्ति होती है, वो स्वयं ये पूरे संसार को, पूरी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको जानना चाहता है कि ये सब हैं क्या। तो वो जानेगा कब, जब उनके संपर्क में आएगा, जब उनके साथ सहचर्य स्थापित करेगा। कमरे में बंद करके, मोबाइल फ़ोन दे करके, टीवी दिखा के क्या हम उन बच्चों के अंदर दृष्टिकोण का निर्माण कर पा रहे हैं? नहीं कर पाएंगे। ऐसे बच्चे तो भविष्य में अपाहिज, मानसिक रूप से अपाहिज कहे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगली है समूह में रहकर ही दृष्टिकोण का निर्माण होता है। अगला है संस्कृति। संस्कृति भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, क्योंकि संस्कृति हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी हमारा व्यक्तित्व है, वो सब क्या है, हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग है ना। तो संस्कृति भी अभिव्यक्ति को या अभिव्यक्ति के निर्माण में सहयोगी होती है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है, अगला जो बिंदु है हमारा इस टॉपिक का, वो है अभिव्यक्ति के पक्ष। तो अभिव्यक्ति के 4 पक्ष होते हैं। पहला है कर्षण शक्ति, दूसरा है चरम सीमा, तीसरा है सरलता या जटिलता, और चौथा है केंद्रीयता। अब देख लीजिए, कर्षण शक्ति या कर्षण को हम लोग आकर्षण शक्ति भी कह सकते हैं, कि आकर्षण शक्ति कैसी होती है, यानी हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति जब आकर्षित होते हैं तो किस तरीके से होते हैं, तो सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। हमारा दृष्टिकोण उसके प्रति सकारात्मक भी होता है तब भी हम आकर्षित होते हैं, और नकारात्मक होता है तो भी हम आकर्षित होते हैं, ठीक है। अगला है चरम सीमा, यानी अब हम कितने हद तक सकारात्मक हैं। अगला बिंदु, अगला जो पक्ष है कि चरम सीमा, कितनी सीमा तक जा सकते, कितने हम सकारात्मक हैं और कितने हम नकारात्मक हैं। अगला है सरलता या जटिलता, जितने हम सकारात्मक होंगे उतने ही हमारे जीवन में सरलता रहेगी, उतनी ही हम समस्या का समाधान आसानी से करते हैं, और जितने हम नकारात्मक होंगे उतनी ही हमारे जीवन में जटिलताएं बढ़ती हैं, ठीक है, और हमें समस्या का समाधान करने में समय लगता है। अगला है केंद्रीयता, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है कि कोई एक जो आपका जो दृष्टिकोण है वो केंद्र में रहता है, कोई आपका एक गुण, कोई आपकी एक विशेषता जो कि किस में रहती है, केंद्र में रहती है। कोई आपका गुण या विशेषता केंद्रीय होती है, ठीक है। जैसे मान लो ईमानदारी है, या महात्मा गांधी की अहिंसा है, वो केंद्रीय गुण के अंतर्गत आती है, केंद्रीयता के अंतर्गत आती है। हरिश्चंद्र की सत्यवादिता केंद्रीयता के अंतर्गत आती है। तो ये 4 पक्ष हैं, कर्षण शक्ति यानी
किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो दो प्रकार से देखते हैं, सकारात्मक रूप में भी उसके प्रति आकर्षित होते हैं और नकारात्मक रूप में भी उसके प्रति आकर्षित होते हैं। अगला है चरम सीमा, कि किस सीमा तक हम सकारात्मक हैं और किस सीमा तक हम नकारात्मक हैं। सरलता या जटिलता, जितने हम सकारात्मक होंगे उतना हमारे जीवन सरल होगा और जितने हम नकारात्मक होंगे उतना हमारा जीवन जटिल होगा। केंद्रिता, हमारा कोई गुण या विशेषता केंद्र में होता है। अगर नकारात्मक हैं तो क्या होगा, अविश्वास होगा, वो गुण हमारा केंद्र में होगा। अविश्वास है, भय है, ठीक है, या दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, वो केंद्र में होगा। अगर हम सकारात्मक हैं तो विश्वास हमारे अंदर जनरेट होगा, सक्रियता, हम निरंतरता हमारे केंद्रीय गुण के रूप में जानी जाएगी, ठीक है। तो ये अभिवृत्ति के पक्ष हैं। अब 2-3 सिद्धांत है वो और देख लेते हैं, टॉपिक पूरा हो जाएगा आपका। देखिए ये 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, इनको और देख लेते हैं। इसमें पहला है पॉक्स सिद्धांत। पॉक्स का मतलब होता है, पी से मतलब होता है व्यक्ति, ओ से मतलब होता है अन्न और एक्स से मतलब होता है पाठ्यवस्तु। पाठ्यवस्तु, ठीक है। ये पॉक्स सिद्धांत किसने दिया था, तो फिस्ट हाइडन ने दिया था। किसने दिया था, फिस्ट हाइडन ने दिया था, ठीक है। उसके बाद अगला एक सिद्धांत है संज्ञानात्मक विसंवादिता। क्या है, संज्ञानात्मक विसंवादिता। ये किसने दिया है, तो ये दिया है लियान फेस्टिंजर ने। किसने दिया है, लियान फेस्टिंजर ने दिया है। तीसरा है अभिवृत्ति का द्वितीय संप्रत्यय। अभिवृत्ति का द्वितीय संप्रत्यय ये दिया है मोहसिन ने, और ये कैसे हैं, भारतीय हैं। कैसे हैं, भारतीय हैं। ये 3 प्रमुख सिद्धांत हैं तो बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं, जितने ज़रूरी हैं उतने मैंने इसमें नोट कर दिए हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। अगला पॉइंट है कि अभिवृत्ति का मापन। अभिवृत्ति के मापन के क्षेत्र में किन किन लोगों ने कार्य किया है और कौन कौन से परीक्षण बनाए हैं, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है थर्स्टन का। किसका आता है, थर्स्टन का सबसे पहला नाम आता है। इन्होंने सन 1927 में युग्म तुलनात्मक परीक्षण का निर्माण किया था। युग्म तुलनात्मक परीक्षण का निर्माण किया था। कब किया था, तो 1927 में किया था, ठीक है। उसके बाद थर्स्टन एवं चेयो ने मिल करके सन 1929 में समदृष्टि अंतर परीक्षण का निर्माण किया। दूसरा एक थर्स्टन ने परीक्षण बनाया, चेयो के साथ मिल करके कब बनाया, तो 1929 में बनाया, ठीक है, समदृष्टि अंतर परीक्षण। उसके बाद योग निर्धारण परीक्षण कब आया, तो 1932 में, और किसने बनाया, तो लिकर्ट ने सन 1932 में योग निर्धारण परीक्षण बनाया, ठीक है। उसके बाद है क्रमबद्ध अंतर परीक्षण। ये बनाया था सफ़ीर ने, और कब बनाया था, 1937 में। कब बनाया था, 1937 में। उसके बाद है स्केलोग्राम विधि, जो कि गटमैन द्वारा दी गई थी, और कब दी गई थी, तो 1945 में दी गई थी, ठीक है। उसके बाद आया भेदबोधक परीक्षण। क्या आया, भेदबोधक परीक्षण। ये किसने दिया है, तो किलपैट्रिक महोदय ने दिया। किसने दिया है, किलपैट्रिक महोदय ने दिया है। उसके बाद आता है सेमेंटिक डिफरेंशियल, ठीक है, सेमेंटिक डिफरेंशियल परीक्षण। ये किसने दिया है, तो ये ऑसगुड ने दिया है। किसने दिया है, ऑसगुड ने दिया है। और उसके बाद है सामाजिक अंतर परीक्षण, जो कि सन 1954 में आया, और किसने दिया है, बोगार्ट्स ने दिया है। किसने दिया है, बोगार्ट्स ने दिया है। कि अभिवृत्ति और रुचि में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो अभिवृत्ति कैसी होती है, अर्जित होती है। अभिवृत्ति कैसी होती है, अर्जित होती है। ये जन्मजात नहीं होती, जन्म से कोई भी अभिवृत्ति लेकर पैदा नहीं होता है, ठीक है। ये हम अर्जित करते हैं, कहाँ से अर्जित करते हैं, तो वातावरण से अर्जित करते हैं। तो अभिवृत्ति कैसी होती है, सदैव अर्जित होती है, जबकि रुचि जन्मजात होती है और अर्जित होती है। यानी रुचि जो है वो जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी होती है। उसके बाद अभिवृत्ति का अर्जन कहाँ से होता है, वातावरण में होता है। और रुचि का निर्धारण कैसे होता है, तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के संयोग से रुचि का निर्माण होता है, ठीक है। अभिवृत्ति जो होती है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। भाई हमारा दृष्टिकोण है तो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, जबकि रुचि सदैव सकारात्मक ही होती है। हम वही कार्य करते हैं
जिसमें हमारी रुचि होती है। तो रुचि जो होती है वो सदैव कैसी होती है? सकारात्मक होती है, जबकि अभिवृत्ति जो होती है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है। अभिवृत्ति भी परिवर्तनशील होती है। आज हमारा किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक है, हो सकता है कल उसके व्यवहार के कारण नकारात्मक हो जाए। और रुचि भी कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। जो जैसे रुचि हैं, बचपन में जो रुचि हमारे अंदर होती हैं, धीरे धीरे आयु के साथ हमारी रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। तो अभिवृत्ति भी परिवर्तनशील है और रुचि भी परिवर्तनशील है। ये माइनर सा अंतर है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है, कि रुचि सदैव सकारात्मक होती है, जबकि अभिवृत्ति जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।